हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक हम कवर कर चुके थे। इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड ऑनवर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27। अक्षरा कंबाइंस मैन्युफैक्चर थ्री कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड। ओके, अक्षरा कंबाइंस तीन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, जो कि बनते हैं तीन पार्ट से, जो कि ए बी और सी। मतलब ए बी सी हमारा रॉ मटेरियल है, एक्स वाई जेड हमारा फाइनल कंपोनेंट है। इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ये हमारा प्रोपोर्शन है। एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट ए की चाहिए और 1 यूनिट बी की। ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। वाई की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट ए की, 2 यूनिट बी की और 1 यूनिट सी की। जेड की एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए 3 यूनिट ए की लगेगी, 1 यूनिट बी की एंड 2 यूनिट सी की लगेगी। ओके, ये पार्ट्स जो है ए बी सी, ये पार्ट जो है हम खुद अपने प्रेमिसेस में बनाते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। सेलिंग प्राइस दिया है पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का नहीं दिया, पार्ट्स का। ए बी सी सेलिंग प्राइस दिया है 6, 14, 24। मटेरियल की कॉस्ट दिया है एंड टाइम की कॉस्ट दी है। ओके, जो टाइम कॉस्ट है उसके अंदर लेबर की कॉस्ट इंक्लूड है प्लस ओवरहेड की कॉस्ट इंक्लूड है, जो कि कैलकुलेट किया गया है 6 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं इसे डिवाइड बाय 6 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएंगे एक यूनिट को बनाने के लिए ए बी सी के नंबर ऑफ आवर्स कितने लगने वाले हैं। ऑल पार्ट्स कैन बी सोल्ड इंडिविजुअली, हम सभी पार्ट्स को इंडिविजुअली सोल्ड कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब ए को चाहे तो मार्केट में इंडिविजुअली सोल्ड कर सकते हैं, बी को और सी को जो है इंडिविजुअली जो है सेल कर सकते हैं इसको। बट द मार्केट डिमांड विच इट इज़ होप्ड विल बी सेटिस्फाई फ्रॉम द एक्सपेंशन फॉर द कंपोनेंट। बट जो मार्केट की डिमांड है हमें वो लगता है हम तभी उसको मीट कर पाएंगे जब हम अपने एक्सपेंशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो फर्दर एक्सपेंशन वुड प्रोवाइड एन एडिशनल 58,000 आवर्स। अगर हम अपने ऑपरेशंस को, ए बी सी की प्रोडक्शन को और एक्स वाई जेड के कंपोनेंट को की सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन हमें 58,000 आवर्स एडिशनल दे सकता है। मतलब हम अगर एक्सपेंड करें अपने बिजनेस को तो 58,000 आवर्स हमें एडिशनल मिल सकते हैं। एंड द एडिशनल मार्केट डिमांड फॉर द कंपोनेंट वुड बी 5,000 यूनिट्स ईच। और जो एडिशनल डिमांड आएगी इन एडिशनल 58,000 आवर्स की वजह से वो किसी भी यूनिट्स की मैक्सिमम 5,000 हो सकती है। चलो ठीक है, मतलब 58,000 आवर्स में मैक्सिमम हर प्रोडक्ट के 5,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं। एडिशनल फिक्स एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्सपेंशन, अगर हम एक्सपेंड करें तो एडिशनल फिक्स एक्सपेंस लगेंगे 15,000 रुपीज़ के। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, बताओ एडिशनल कैपेसिटी को आप कैसे यूटिलाइज करो ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कुछ नहीं करना है, इसमें निकालना है आपको ऑप्टिमम मिक्स। जो 58,000 आवर्स है उसका निकालना है ऑप्टिमम मिक्स। इसको कहाँ एलोकेट करें, देखो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन नंबर 27, इसे स्टार्ट कैसे करेंगे देखो। हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड क्या है, लिमिटेड है आवर, तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब मैं निकालने वाला हूँ कंट्रीब्यूशन पर आवर। देखिए पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ये हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं। देखिए सेल्स पर यूनिट, क्वेश्चन में हमें कहीं भी एक्स वाई जेड की सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा। देखो एक्स वाई जेड का सेलिंग प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया हमें ए बी सी का। पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक्स की एक यूनिट को बनाने के लिए 1 ए लगता है और एक्स की एक यूनिट को बनाने के लिए 1 यूनिट बी का लगता है। तो मैं इन दोनों की सेलिंग प्राइस जोड़ दूँ अगर 6 × 1 प्लस 1 × 14, तो मेरे पास एक्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, ये आपका आएगा 14 + 6 20। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए 6 × 1 6, 14 × 1 करेंगे तो 14, 14 + 6 करेंगे तो आएगी वैल्यू 20। तो सेलिंग प्राइस हो गया 20। नाउ अब देखो वाई को बनाने के लिए 2 ए, इसका मतलब 6 × 2, ये आएगा 12 प्लस 2 बी, तो बी ये रहा। और हम इसका सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो 2 × बी, तो 2 × बी 14, 14 × 2 करेंगे हम।
फिर हमारे पास कितना था 6 × 2 12, 14 × 2 हमारे पास आएगा 28, देन 1C मतलब 24 × 1 तो वैल्यू आएगी 24, सेलिंग प्राइस आएगा 64। नाउ देखिए जेड के लिए 3A मतलब 6 × 3 प्लस 1B मतलब 14 × 1 14, 2C मतलब 24 × 2 तो वैल्यू आती है हमारे पास सेलिंग प्राइस की 80 रुपीज़। यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें एक तो दी हुई है मटेरियल की कॉस्ट एंड सेकंड हमें दी है टाइम कॉस्ट। देखिए सॉरी मटेरियल कॉस्ट है एक्स के लिए 1 यूनिट ए एंड 1 यूनिट बी, तो मटेरियल का ए का 1 यूनिट का प्राइस है 2 रुपीज़ प्लस 1B मतलब 2 रुपीज़ यहाँ तो 4 रुपीज़, मटेरियल का प्राइस आएगा 4 रुपीज़। वाई के केस में 2A मतलब 2 × 2 4 प्लस 2B 2 इंटू ये 2 वाला 2 × 2 4 प्लस C के लिए 1 तो 1 × 5 5 तो 13 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ मटेरियल आएगा। Z के लिए कितना देखो 3A 3 × 2 6, 1B मतलब 2 एंड 2C मतलब 10। इसके लिए निकालें हम Z के लिए 6 प्लस 2 प्लस 10 वैल्यू आएगी 18। टाइम कॉस्ट देखिए x के लिए 1A एंड 1B मतलब 9 प्लस 2 11, देन y सॉरी x के लिए हमारा 11, y के लिए देखिए y के लिए 2A मतलब 2 × 2 4 प्लस y के लिए 2B मतलब 9 × 2 करेंगे 18, देन 1C मतलब 12 ये आएगा 34। देन हम देखेंगे z के लिए कितना लगने वाला है। z के लिए 3A 3 × 2 6 प्लस 1B 9 × 1 9 प्लस 2C मतलब 12 × 2 24 वैल्यू आएगी 39। तो जो मेरे पास टाइम कॉस्ट लगने वाला है z का वो है 39 का, और हमें वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं हुई तो ये आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर कितना आएगा 20 - 4 - 11 वैल्यू आती है 5, 64 - 13 - 34 वैल्यू आती है 17, 80 - 18 - 39 वैल्यू आएगी 23। ये हमारा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए हमारे पास आवर्स लिमिटेड है तो मेरे को निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें मिल चुका है, इसे डिवाइड करेंगे आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, कैसे निकालोगे देखो क्वेश्चन में कह के जो हमारी टाइम कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड दोनों को मिला के है, और एक घंटे की जो रेट है वो 6 रुपीज़ पर आवर है। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स, तो फिर मुझे नंबर ऑफ आवर्स को इनसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया टाइम कॉस्ट इसको लेके चलते हैं। तो टाइम कॉस्ट है हमारे पास 11 और एक यूनिट को बनाने में एक हमारे पास आवर की कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर आवर। तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, 11 डिवाइड बाय 6 नंबर ऑफ आवर्स आएंगे 1.83। देन यहाँ पे हमारे पास है 34 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास आता है 5.67। देन 39 डिवाइड बाय 6 6.5, ये हमारे पास आएगा
कंट्रीब्यूशन पर आवर, ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया टाइम कॉस्ट को, इसको डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय 6 39 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास आएगा एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे। देखिए 5 डिवाइड बाय 1.83, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगी 2.73 देन 17 डिवाइड बाय 5.6, तो वैल्यू हमारे पास आती है 3। 23 डिवाइड बाय 6.5, वैल्यू आएगी 3.54। अब हम इनको रैंकिंग देंगे, कैसे रैंकिंग देखें, देखो किसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले इसे, नंबर 2 पे इसको, एंड नंबर 3 पे इसको, ये हमारी रैंकिंग है। अब जो हमारे आवर्स आए हैं उसको इन रैंकिंग के बेस पे हम एलोकेट कर देंगे। देखो एलोकेशन ऑफ एडिशनल आवर्स, देखिए टोटल एडिशनल आवर्स अवेलेबल, टोटल एडिशनल आवर्स कितने अवेलेबल हैं, कितने थे हमारे पास 58,000 आवर्स। देखिए 58,000 आवर्स, यहाँ से लेस करेंगे हम एलोकेटेड टू, बताओ किसको एलोकेट करें, हमारी प्रेफरेंस Z नंबर 1 है तो Z को एलोकेट करेंगे फर्स्ट। 5,000 यूनिट्स, कैसे 5,000, देखो क्वेश्चन ने कहा था किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम 5,000 यूनिट्स आप बना सकते हो इन एडिशनल आवर्स को यूज़ करके। तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट सी में मुझे ज़्यादा बेनिफिट है और इसकी 5,000 मैक्सिमम किसी भी प्रोडक्ट की आप 5,000 यूनिट बना सकते हो, किसी भी मैक्सिमम 5,000 यूनिट्स मैक्सिमम बना सकते हो। तो मैं कहूँगा कि अगर मान के चलो प्रोडक्ट Z, अगर प्रोडक्ट Z पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर सबसे ज़्यादा है तो मैं पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी जितने भी आवर्स हैं ना सारे Z पे लगा दो। पर क्वेश्चन की रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 5,000 यूनिट से किसी प्रोडक्ट के बन सकते हैं, तो हम कहेंगे चलो 5,000 बन सकते हैं तो कम से कम 5,000 तो बनाओ पूरे, तो हम कहेंगे 5,000 पूरे बना देंगे, इसके Z के कंप्लीट 5,000 बनाएंगे और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं हमारे पास 6.50 आवर्स। 5,000 इंटू 6.50 आवर्स, तो ये आएंगे 32,500। अब देखो बैलेंस आवर्स कितने बचते हैं हमारे पास, बैलेंस आवर्स माइनस 58,000 करेंगे 25,500। नाउ लेस एलोकेट करेंगे Z के बाद किसको, Y को, एलोकेटेड टू Y की भी 5,000 पूरी बना देंगे और एक यूनिट को बनाने में लगता है 5.67 आवर्स। कितना आएगा 5,000 इंटू 5.666, हमारा कैलकुलेटर में आया था 5.66, हम कंप्लीट लिखते हैं तो ये आएगा 28,333 आवर्स। हमें चाहिए 28,333 आवर्स, पर अवेलेबल तो 25,500 है, तो मैं लिखता हूँ हमें चाहिए हैं 28,333 आवर्स। ओके, अवेलेबल आवर्स कितने हैं 25,500, हमें चाहिए 28,333, बट अवेलेबल जो है वो 25,500 आवर्स ही अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ कि लीस्ट ऑफ अबव, इन दोनों में से जो सा छोटा वो एलोकेट कर देंगे, कितना 25,500। तो अवेलेबल आवर्स, अब ये बचेगा नील, ये हमने हमारे 58,000 जो एडिशनल आवर्स थे उनको हमने एलोकेट किया। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। Z की पहले बना सकते हैं क्योंकि Z को हमने प्रायोरिटी दी, और 5,000 मैक्सिमम बन सकती है तो हम कहेंगे Z की 5 बना दो, बचे हुए इतने। उसके बाद नंबर 2 पे Y था, Y की 5,000 बनाने चलें तो 28,333 आवर चाहिए, पर अवेलेबल सिर्फ 25,500 है, तो 28,000 तो बन नहीं सकते, 28,000 तो एलोकेट हो नहीं सकते। तो मैं कहूँगा जितने बचे हैं ना वही एलोकेट कर दो Y को, तो Y को हमने 25,500 एलोकेट कर दिए। अब देखिए
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की स्टेटमेंट निकाल देते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए पर्टिकुलर्स, हमारे पास है एक्स वाई जेड एंड टोटल। हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना था, देखो 5, 17 एंड 23। 5, 17 एंड 23 इनटू करेंगे नंबर ऑफ आवर्स। बताओ कितने आवर्स थे, सॉरी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स नॉट आवर्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर हमने कंट्रीब्यूशन पर आवर लिया होता तो हम नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करते। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, z को एलोकेट किया था हमने और y को, इसका मतलब x को कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो x की जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो है 0। y को देखो, y को हमने 25,500 आवर्स एलोकेट किए हैं, और एक यूनिट को बनाने में y की लगती है 1 यूनिट को बनाने में लगता है 5.67 आवर्स। तो 25,500 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5.66666 आवर्स से, तो ये आएगी 4,500 यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूँ y के बनेंगे 4,500 यूनिट्स। जितने आवर्स बच गए थे वो हमने y को एलोकेट किए, और z की तो हमें याद है हमने 5,000 पूरी यूनिट्स बना दी थी। तो ये आएगा अब कंट्रीब्यूशन इन रुपीस, ये 0, 4,500 इंटू 17 वैल्यू आएगी 76,500, देन 23 इंटू 5,000 वैल्यू आएगी 115, तो टोटल आएगा 191,500। अब यहाँ से हम लेस करेंगे एडिशनल फिक्स कॉस्ट, कि इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कितनी फिक्स कॉस्ट मुझे एडिशनल देनी पड़ेगी। 58,000 आवर्स को बढ़ाने के लिए कितनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगी। देखिए क्वेश्चन ने बोला था फिक्स कॉस्ट लगेगी 15,000 की, अगर आप 58,000 आवर्स को यूज़ करोगे तो 15,000 की एडिशनल कॉस्ट लगेगी। तो मैं कहता हूँ 15,000 की एडिशनल कॉस्ट। अब ये आएगा मेरे पास प्रॉफिट, या फिर रैदर ये कह सकते हैं आप एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट देखो इसमें से माइनस करेंगे 15,000 तो प्रॉफिट आएगा 176,500। ये हमारे पास प्रॉफिट आता है। अगर हम 58,000 आवर्स को यूज़ करें, अगर हम हमारे 58,000 आवर्स को यूज़ करें तो हमारा प्रॉफिट आता है 176,500। हम मैच करते हैं इसको, ये देखिए 176,500 प्रॉफिट आता है 176,500 का। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन देखना चाहे इसका तो देख सकता है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमारा सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम आया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जितना भी ये प्रोपोर्शन है, जैसे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, और ए और बी लगता है तो दोनों का ए प्लस बी कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी और टाइम कॉस्ट सब कुछ आ जाएगा। फिर आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, डिवाइड बाय करेंगे कंट्रीब्यूशन, सॉरी नहीं का, फिर आप डिवाइड करेंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितने आवर लगते हैं, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर आवर जब आपका निकलेगा तो उससे आप रैंकिंग देंगे, और रैंकिंग के बेस पे आप जो है ये 58,000 जो आवर्स जो आपके पास एडिशनल आने वाले हैं इनको एलोकेट करोगे, ठीक है। और आप किसी भी यूनिट्स का, सॉरी किसी भी कंपोनेंट का XYZ किसी भी कंपोनेंट की मैक्सिमम 5,000 यूनिट से बना सकते हो, इससे ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे कि जिसको नंबर 1 रैंक दिया, हमने हमारे केस में Z को रैंकिंग दी थी, तो कहते हैं कि 5,000 यूनिट मैक्सिमम बना सकते हैं। तो हम कहेंगे जितनी बन सकती है मैक्सिमम, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम यूनिट बना दो। तो हम कहेंगे इसकी 5,000 बनती है, Z की तो 5 बना दो। उसके बाद हम कहेंगे सेकंड नंबर पे हमने प्रायोरिटी दी थी Y को, Y की भी हम 5,000 यूनिट बनाते, पर क्या करें आवर्स 5,000 बनाने के लिए बचे ही नहीं थे,
तो जितने आवर्स बचे थे वो हमने वाई को एलोकेट किए और उसमें से सिर्फ 4500 यूनिट्स ही बन पाई, तो वो हमने बना दी। एक्स के लिए कुछ बचा ही नहीं था, वाई के यूनिट से पूरे नहीं हो पा रहे थे, वाई के जितने आवर्स थे 5000 यूनिट्स के वही पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो एक्स को एलोकेट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो एक्स को जब एलोकेट करने के लिए कुछ नहीं बचा तो एक्स की कोई यूनिट्स नहीं बनाई गई, और इसी को यूज़ करते हुए हमने हमारा प्रॉफिट निकाल लिया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे अब हम। इलस्ट्रेशन नंबर 28 पढ़िए। ए बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट। ओके, ए बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं 3 प्रोडक्ट। द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड। ओके, जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट है वो हमने एस्टिमेट की है फॉर 1985। मैं साथ के साथ इसको मार्क करता चलता हूँ। 1985 के लिए हमने कुछ एस्टिमेट बनाया है सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट का। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का हमने एस्टिमेट निकाला है 1985 के लिए। सेलिंग प्राइस है एक्स के लिए 28 पर यूनिट, वाई के लिए और जेड के लिए। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 8, 15, 20। वेजेस के बारे में दिया और वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बताया 5, 10 एंड 25। डायरेक्ट वेज आर पेड एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर आवर। ओके, जो डायरेक्ट वेज है ये 2 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग पे किया जाता है हर केस में, तीनों ही केस में 2 रुपये पर आवर मेरा लेबर आवर रेट है। फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड एट 25,000 फॉर द कमिंग ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो हमने बजट किया है 25,000 रुपये का। इन शॉर्ट रन द कंपनी कैन नॉट इंक्रीज इट्स डायरेक्ट लेबर स्ट्रेंथ। शॉर्ट रन में थोड़े टाइम में हम कंपनी जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकती अपने डायरेक्ट लेबर स्ट्रेंथ को। एंड एज अ रिजल्ट ओनली 35,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर अवेलेबल। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अपने लेबर की स्ट्रेंथ को, मतलब और ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकती, और जो हमारे पास 35,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, फ्यूचर में कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर में भी 35,000 आवर्स ही अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब हमारे जो लेबर आवर हैं हो सकता है वो लिमिटेड हो। अभी तक तो यही लग रहा है कि लेबर आवर लिमिटेड है, जब भी लेबर आवर के बारे में बातें की गई हैं कि मैक्सिमम 35,000 आवर्स ही अवेलेबल है। इन द कमिंग ईयर द कंपनी हैज़ कमिटेड टू प्रोड्यूस 500 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। कंपनी ने कमिट किया है कि हम 500 यूनिट बनाएंगे हर प्रोडक्ट की, मतलब मिनिमम प्रोडक्शन। आपको मिनिमम हर प्रोडक्ट की 500 यूनिट बनानी है। चलो ठीक है, मिनिमम प्रोडक्शन पे जितने आवर्स लगते हैं वो एलोकेट कर देंगे हम। नेक्स्ट, और हमारे पास क्वेश्चन बोलता है, देखिए अब, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट आफ्टर मीटिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एक्स वाई और जेड। जब हम एक्स वाई जेड के ऊपर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 यूनिट हर प्रोडक्ट की, जब वो बना दोगे तो जो बैलेंस ऑफ अवेलेबल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो यूज़ करेंगे हम प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए। अच्छा, जो बैलेंस आवर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए। किस बेस पे जेड को बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं बताया। चलो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन क्या मांगता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। आप बताओ प्रॉफिट क्या होगा अगर ये ऊपर वाला प्रपोजल, मतलब जितने भी आवर्स अब बचेंगे, अगर हम वो प्रोडक्ट जेड को एलोकेट कर दें तो बताओ कितना प्रॉफिट आएगा। चलो पहले ऐसे ही करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28 में पॉइंट नंबर ए, एंड इसमें भी मैं पॉइंट नंबर 1 बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। हम एलोकेट करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स को। कैसे एलोकेट करेंगे, देखिए पर्टिकुलर्स एंड अवेलेबल आवर्स। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल आवर्स अवेलेबल। क्वेश्चन ने हमें बताया था कि आपके पास 35,000 आवर्स अवेलेबल हैं। ओके, 35,000 आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से लेस करूँगा मैं एलोकेटेड फॉर मिनिमम प्रोडक्शन।
ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा था, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। तो एक्स के लिए कितना, वाई के लिए कितना, और जेड के लिए मिनिमम प्रोडक्शन पे कितने आवर्स लगेंगे। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स की, सॉरी, आपको हर प्रोडक्ट की 500 यूनिट मिनिमम बनानी है। तो एक्स की मिनिमम 500 यूनिट, वाई की मिनिमम 500 यूनिट एंड जेड की मिनिमम 500 यूनिट्स। अब देख लो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन ने आपको बताया था कि 2 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग हम अगर वेज रेट दें तो ये पर यूनिट कॉस्ट दिए, आवर नहीं दिए, कॉस्ट दिए। तो अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे। तो एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 5 आवर्स, एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 10 आवर्स एंड एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 25 आवर्स। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आएगा 2500 आवर्स। देन ये आपके पास आएगा 5000 आवर्स। देन ये आपके पास आएगा 12,500 आवर्स। क्वेश्चन ने कहा था कि कुछ भी बैलेंस बच जाए तो वो जेड को एलोकेट कर देना। तो हम कहेंगे बैलेंस एलोकेटेड टू जेड। देखो कितना बचता है, 35,000 आवर्स माइनस 2,500, 5,000 एंड 12,500, बैलेंस बचता है 15,000 आवर्स। ये हमने आवर्स को एलोकेट किए। अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए ये हमारे पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे निकलेगी, देखो पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड एंड टोटल। सेल्स पर यूनिट क्वेश्चन में दिया 28, 60 एंड 125। 28, 60 एंड 125। यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन में हमें दिया है मटेरियल 8, 15 एंड 20। मटेरियल की कॉस्ट 8, 15 एंड 20, ये हमें मटेरियल की कॉस्ट दी है। देन हमें दिया है वेजेस की कॉस्ट कितनी है, 10, 20, 50। वेजेस 10, 20 एंड 50। नेक्स्ट हमें दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं 5, 10 एंड 25। 5, 10 एंड 25, ये हमें वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं। और हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये हमारा निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आएगा ये, 28 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5, वैल्यू आएगी 5। 60 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 10, 15। 125 माइनस 20 माइनस 50 एंड माइनस 25, वैल्यू आती है 30। ये आया हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। एक्स की तो हमें बनाना था मिनिमम 500, वाई का भी 500, जेड की 500 के साथ साथ हमने बैलेंस आवर्स जेड को एलोकेट किए थे। तो 500 यूनिट तो जेड की है, प्लस 15,000 में देख लो कितनी बन जाएंगी। 15,000 और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 25 घंटे, डिवाइड बाई 25, तो 600 प्लस 500, 1100 यूनिट्स। ये टोटल आएंगी जेड की 1100 यूनिट्स। कैसे किया देखो, एक्स वाई की तो मिनिमम प्रोडक्शन की
जेड की मिनिमम 500 तो की, प्लस ये वाले आवर्स भी जेड को एलोकेट किए थे, तो इन आवर्स में 25 रुपये, एक 25 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। इसको डिवाइड बाय 25 करोगे तो आएंगे 600 यूनिट्स। तो यहाँ से 600 यूनिट्स प्लस 500 मिनिमम आपने प्रोडक्शन की थी, तो 1100 यूनिट्स टोटल आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी। अब ये आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस। कितना आएगा? 500 इंटू 5, 2500, 500 इंटू 15, 7500, 30 इंटू 1100, वैल्यू आती है 33,000। टोटल आएगा 43,000। लेस करेंगे यहाँ से फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन ने क्या बोला है फिक्स कॉस्ट के बारे में? जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 25,000 रुपये के, जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो है 25,000 के, तो फिक्स कॉस्ट आएगी 25,000। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। कितना? 25,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 18,000। ये आपका आएगा प्रॉफिट। ये देखिए 18,000 का प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट यू हैव प्रोड्यूस्ड इन पॉइंट नंबर ए। जो आपने स्टेटमेंट बनाई है उसके ऊपर कमेंट करो एंड प्रिपेयर करो इनकम स्टेटमेंट, कोई और दूसरा अल्टरनेटिव जो आपको लगता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो ए में तो आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई, अब बी पॉइंट बोल रहा है जो ए में इनकम स्टेटमेंट बनाई है उसके ऊपर कमेंट करो और आपको क्या लगता है, क्या आप उससे बढ़िया बना सकते हो इनकम स्टेटमेंट, क्या उससे ज़्यादा बढ़िया एलोकेशन कर सकते हो। यहाँ पे तो एलोकेशन हमने क्या किया, बचे हुए आवर्स को प्रोडक्ट जेड को दिया। आपको पूछ रहा है कि आप बताओ उसको जेड को देने के बजाय आप एक ऐसा तरीका बताओ उसको बढ़िया तरीके से एलोकेट किया जा सके। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ। मैनेजमेंट ने तो बता दिया कि प्रोडक्ट जेड को हम बचे हुए आवर्स देंगे। आप बताओ आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट जेड को देना चाहिए या फिर आपके अकॉर्डिंग किसको देना चाहिए? चलो तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा पहले कंट्रीब्यूशन पर आवर, क्योंकि हमारे पास आवर्स लिमिटेड है। तो बी का पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर, हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड थे ना, हाँ, पर लेबर आवर। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। देखिए पर्टिकुलर्स, हमारे पास प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डायरेक्टली हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले निकाल रखी है। कितनी थी? 5, 15 एंड 30। 5, 15 एंड 30 डिवाइड करेंगे लेबर आवर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? देखो हमने पीछे भी कैलकुलेट किए थे, 5, 10 एंड 25। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 5, 10 एंड 25। तो इधर लगते हैं 5, 10 एंड 25। तो ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। तो 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। 15 डिवाइड बाय 10 1.5, ये आ जाएगा 1.5। देन 30 डिवाइड बाय 25, वैल्यू आएगी 1.20। चलो अब इसे रैंकिंग करेंगे। अब हम रैंकिंग, बताओ किसको नंबर 1 दोगे? नंबर 1 ये,
नंबर 2 एंड नंबर 3। बस अब करना क्या है, इस रैंकिंग में आवर्स को एलोकेट कर दो, जो आपके पास आवर्स अवेलेबल हैं उनको एलोकेट करो। देखो पॉइंट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ आवर्स। देखिए टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल हमें दिए थे कि हमारे पास 35,000 आवर्स हैं। हाँ 35,000 आवर्स हैं। यहाँ से हम लेस करेंगे आवर्स एलोकेटेड फॉर मिनिमम प्रोडक्शन। आपको देखना है मिनिमम प्रोडक्शन में कितने आवर्स लगेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से थे, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो हर प्रोडक्ट की मिनिमम 500 यूनिट्स हमें बनानी थी, और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, देखो हमने पीछे भी कैलकुलेट किया थे, 5, 10 एंड 25। तो 5, 10 एंड 25, ये कितनी वैल्यू आएगी, देखो 2,500 आवर्स, 5,000 आवर्स एंड 12,500 आवर्स। इतने हमें मिनिमम लगेंगे। 2,500 प्लस 5,000 प्लस 12,500, ये आएंगे 20,000 आवर्स। अब हमारे पास आएंगे बैलेंस आवर्स। कितने बचते हैं हमारे पास, 15,000। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इस 15,000 को जेड को एलोकेट किया था। देखो बैलेंस एलोकेट किया था जेड को, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जेड को एलोकेट मत करो, आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए उसको एलोकेट करो। तो हम कहते हैं कि हमने रैंकिंग दी है वाई को नंबर 1, तो हम वाई को एलोकेट करेंगे, जेड को ना एलोकेट करके वाई को करेंगे। तो हम कहते हैं कि बैलेंस आवर्स एलोकेटेड टू वाई, हम वाई को एलोकेट करेंगे कितने, 15,000। तो अब हमारे पास आवर्स कितने बचेंगे, आवर्स लेफ्ट नील। अब हमारे पास कुछ भी आवर्स नहीं बचेंगे। अब सिंपली हम बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, देखो पर्टिकुलर्स, हमारे पास प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड एंड टोटल, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला था हमने, 5, 15 एंड 30। तो ये आएगा 5, 15 एंड 30। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स की कितनी है, हमने एक्स पे मिनिमम 500 यूनिट्स ही बनाए थे, और हमने एक्स को कुछ भी एलोकेट नहीं किया। वाई पे 500 यूनिट्स तो ये बनाए थे मिनिमम, प्लस 5 हमने वाई को 15,000 आवर्स ये भी दिए थे। तो 15,000 और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं वाई के 10 आवर्स। तो ये बनेंगे 1500 यूनिट्स और 500 मिनिमम वाली। तो टोटल 2000 यूनिट्स हम इसको बनाएंगे इस बार। ठीक है, जेड के लिए मिनिमम 500 यूनिट्स वाली ही हमने प्रोडक्शन की थी। तो अब हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस, ये आपका आएगा 2,500, देन 15 इंटू 2,000 30,000, देन नेक्स्ट हमारे पास 30 इंटू 500 15,000, टोटल आएगा 47,500। यहाँ से लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, कितनी थी फिक्स कॉस्ट, आई थिंक 15,000 नहीं, फिक्स कॉस्ट थी 25,000। ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है हमारे अकॉर्डिंग। तो 25,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 22,500। ठीक है, अगर हम बुक की बात माने
प्रोडक्ट जेड पे बैलेंस आवर्स एलोकेट के करें, बैलेंस आवर्स प्रोडक्ट जेड पे एलोकेट करें तो हमारे पास आता है 18,000 का प्रॉफिट पॉइंट नंबर ए में। और अगर हम हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वाई को एलोकेट करें तो प्रॉफिट आता है 22,500। देखो ये देखिए प्रॉफिट आएगा 22,500 का। चलो पॉइंट नंबर सी, बेसिंग यूर कैलकुलेशन ऑन यूर सजेशन इन बी। ओके, जो आपने बी में जो भी आपने सजेशन दिया, हमने सजेशन दिया प्रोडक्ट वाई को, प्रोडक्ट वाई की एडिशनल यूनिट बनाएंगे, हमारे जो आवर्स बचे हुए थे 15,000 वो हम प्रोडक्ट वाई को देंगे, ये हमने सजेशन किया। अच्छा, आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग शो करो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए या फिर प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा ब्रेक इवन पॉइंट आपको ओवरऑल चाहिए या फिर ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट्स के बेस पे चाहिए, सर प्रोडक्ट के बेस पे, इंडिविजुअली एक्स वाई जेड के लिए चाहिए या ओवरऑल चाहिए, ये नहीं पूछा। तो हमें यहाँ पे ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअली पूछा है, एक्स वाई जेड हम दोनों निकाल लेंगे, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के लिए भी और ओवरऑल के लिए। अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ, मुझे लगता नहीं है ओवरऑल के लिए निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स का एलोकेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, पर लेकिन अगर हम पॉइंट बी वाले को लेकर चलें तो ओवरऑल निकल सकता है। जैसा हमने सजेशन बी में जैसा हमने पॉइंट बी में प्रॉफिट निकाला है उसके बेस पे लेकर चलें तो ओवरऑल निकल सकता है। पर यहाँ पे ओवरऑल और पर यूनिट के बाद ओवरऑल और यूनिट वाइज प्रोडक्ट वाइज नहीं पूछा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल निकालो या फिर प्रोडक्ट वाइज निकालो, एक्स वाई जेड का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ये नहीं पूछा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी कि हम सेपरेट निकालेंगे एक्स वाई जेड के लिए। तो अगर हमें एक्स वाई जेड के लिए सेपरेट निकालना है तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी तो सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या हमें एक्स वाई जेड की फिक्स कॉस्ट अलग अलग दी है? पहले ये देखो क्या फिक्स कॉस्ट हमें सेपरेट करके दी है एक्स वाई जेड की? क्या फिक्स कॉस्ट एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग दी है? यहाँ तो फिक्स कॉस्ट का कोई जो है किसी भी तरह का कोई वर्ड नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो छोड़ दो। ये रही फिक्स कॉस्ट, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। फिक्स कॉस्ट बजटेड है 25,000 फॉर द कमिंग ईयर, पूरे साल की दी हुई है। नहीं, हमें प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं दी, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फिक्स कॉस्ट नहीं दी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें अपना अजम्पशन लगाना पड़ेगा। सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर जब भी हम फिक्स ओवरहेड को एलोकेट करते हैं और हमें यूनिट्स पे एलोकेट करना है और हमें कंबाइन दिया है, टोटल में दिया है, ये फिक्स ओवरहेड टोटल में 25,000 है, टोटल में दिया है, अब हमें इनके ऊपर एलोकेट करना है, तो मैं इसको एलोकेट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेशो में। मैं इसको एलोकेट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेशो में। चलो देखिए, देखिए पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में फर्स्ट एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। पहले हमें हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को एलोकेट करना पड़ेगा ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकें। अगर प्रोडक्ट वाइज निकालना है एक्स वाई जेड का इंडिविजुअली तो हमें फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा। टोटल में अगर फिक्स कॉस्ट को लेके चलें तो ओवरऑल निकल सकता है, टोटल की फिक्स कॉस्ट को लेके ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल निकल सकता है सभी को मिला के, पर इंडिविजुअल नहीं निकल पाएगा। इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें कोई बेस लेके फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैं बेस लेता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है। देखिए हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड ये आएंगे हमारे पास एलोकेशन। प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स,
एक्स की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी थी? 5, 15 एंड 30। इसके लिए 5, 15 एंड 30 प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? ये 50, टोटल आएगा इसका 50। अब देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी दी थी? फिक्स कॉस्ट थी 25,000 की, तो यहाँ आएगा 25,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 5। कितनी वैल्यू आएगी देखो? 25,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 5, 2,500। यहाँ पे देखो 25,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 15, तो 25,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 15 करेंगे तो 7,500। एंड यहाँ पे देखो 25,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 30 कितने आएगी? ये 15,000। टोटल कितनी आ रही है? 15,000, 7,500, 2,500, 25,000। ये हमने फिक्स कॉस्ट एलोकेट की। अब मैं करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। आपको हमेशा याद रखना है फिक्स कॉस्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया किस बेस पे हम एलोकेट करेंगे, तो हमेशा आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेशियो में एलोकेट करना है। देखिए अब प्रोडक्ट, अब हमारे पास आएगा प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू मत समझ लेना इसे कहीं डेस्कटॉप वाला सीपीयू, वो नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रोडक्ट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, एंड हमारे पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। प्रोडक्ट एक्स की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,500 हमने एलोकेट की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5, तो 2,500 डिवाइड बाई 5, इसकी जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं वो है 500। और रुपीज़ में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रेक इवन पॉइंट को सेलिंग प्राइस से। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है देखो, हमारे पास सेलिंग प्राइस है किसका था? एक्स का है 28, पीछे हमने कैलकुलेट किया था 28, तो 500 इंटू 28 तो वैल्यू आएगी 14,000। वाई के लिए देखिए, वाई के लिए 7,500 की हमने फिक्स कॉस्ट को एलोकेट किया। वाई का पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 15, तो 7,500 डिवाइड बाई 15 वैल्यू आएगी 500। यहाँ पे भी 500 की यूनिट्स हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है वाई का? 60 रुपीज़ पर यूनिट, तो 500 इंटू 60, 30,000। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। जेड के लिए निकालिए 15,000 की फिक्स कॉस्ट एलोकेट की, 15,000 की फिक्स कॉस्ट एलोकेट की और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है यहाँ पे 30, तो 15,000 डिवाइड बाई 30 वैल्यू आएगी 500 यूनिट्स। ओ, तीनों की ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट्स हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम सेलिंग प्राइस से। कितना है सेलिंग प्राइस? 125, 500 इंटू 125, 62,500। ये हमारी आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कहाँ गई हमारी ब्रेक इवन पॉइंट्स? देखिए ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सभी की है 500, 500 और 500। ये ब्रेक इवन 500, 500, 500। प्राइस दिया 14,000, 30,000 एंड 62,500। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। हमारा भी सेम आ रहा है 14, 30, 62,500, 14, 30, 62,500। यस,
देखिए अब, और इसका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए इनका टोटल कर दीजिए, आपके पास ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तीनों का टोटल कर दीजिए 1500 यूनिट्स एंड 62,500 प्लस 30,000 प्लस 14,000, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 16,500 का। ठीक है, ये देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये ओवरऑल भी निकल गया और इंडिविजुअल भी आ गया। डी पॉइंट देखिए, शो द सेल्स वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आफ्टर टैक्स रिटर्न। अच्छा एक सेकेंड, आफ्टर टैक्स रिटर्न मुझे चाहिए 10% का, 10% चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 1 लाख, एज्यूम करो टैक्स रेट है 50%। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है कि अब आपको ये बताओ सेल्स वैल्यू चाहिए, आपको कितनी सेल्स वैल्यू चाहिएगी अगर आपको 1 लाख का 10% अर्न करना है टैक्स देने के बाद। टैक्स देने के बाद अगर आपको 1 लाख का 10% अर्न करना है तो कितनी सेल्स वैल्यू चाहिएगी। देखते हैं कितनी सेल्स वैल्यू चाहिएगी। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए। देखो कैसे, पॉइंट नंबर डी, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू। देखो कितनी सेल्स वैल्यू चाहिएगी, हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना चाहिए, 1 लाख पे 10%, 10,000 प्रॉफिट चाहिए मुझे टैक्स देने के बाद। तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड करेंगे टैक्स, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए टैक्स का रेट है 50%, तो 10,000 डिवाइड बाय 0.50 इंटू 0.50 कैसे आया। देखो अगर 10,000 ये 100% है, इसमें से 50% टैक्स माइनस किया तो अब ये बच गया 50%। अगर मुझे यहाँ पे वापस आना है तो मैं कहूँगा 10,000 डिवाइड बाय 0.50, तो 20,000 रुपीज़ ये वैल्यू आएगी और इसका 50% हमारे पास 10,000 का टैक्स है। सभी को ये बात समझ में आती है। देखो हमारे पास आएगा 10,000 का चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000 चाहिए और ये मेरे पास क्या है टैक्स माइनस करने के बाद है, इसका मतलब जो मेरा टैक्स करने से पहले वैल्यू अगर 100% है, देखिए अगर ये वैल्यू मेरे पास 100% है, 50% अगर इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास ये 50% बचेगा। और अगर मेरे को यहाँ से इस 100% पे आना है तो मैं कहूँगा कि ये 10,000 50% के लिए, तो 100% के लिए कितना 10,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो 20,000 की वैल्यू आएगी और इन दोनों का डिफरेंस आएगा टैक्स। नाउ इसमें हम ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इफ़ एनी, और वो भी कौन सी, एडिशनल। अगर किसी भी तरह की फिक्स कॉस्ट जो एडिशनल है, क्योंकि जो ये हम बना रहे हैं, जो ये यूनिट्स हम बना रहे हैं, देखो जो हम मिनिमम 500 यूनिट्स बना रहे थे वो बनाते रहेंगे। कोई कंपनी क्या कह रही है कि हम 1 लाख रुपए लगाएंगे, मुझे उस पर 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जो फिक्स कॉस्ट 20,000 पहले लगती थी वो लगती रहेगी, वो नॉर्मल केस में उधर लगती रहेगी। दो केस मान के चलो आप, एक तो जो चल रहा था अभी 5,000 मिनिमम यूनिट्स बना रहे थे हम तीनों प्रोडक्ट की, वो अलग है। अब मैं कंपनी कह रही है 1 लाख रुपए अलग से लगाऊं और उसके ऊपर 10,000 कमाने हैं, तो जो मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा उसके ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही। जो फिक्स कॉस्ट 25,000 की दी वो मेरे उधर की दी है, जो 500 यूनिट्स में अलग से बना रहा हूँ। आप ये देखो मेरे पास, देखो ध्यान से समझेंगे सभी। फैक्ट्री है, ये मैं 500 यूनिट्स और 500 यूनिट्स
हर प्रोडक्ट की बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अब 1 लाख रुपया लगा दिया और यहाँ पे मेरी 25,000 की फिक्स कॉस्ट लग रही थी। 25,000 की फिक्स कॉस्ट इनको बनाने में लग रही थी और जो बैलेंस आवर्स थे वो मैंने एलोकेट किए थे या तो प्रोडक्ट वाई जेड को, जैसा क्वेश्चन ने पहले बोला था, और सेकंड वाले में प्रोडक्ट वाई, पहले वाले में प्रोडक्ट जेड को, सेकंड वाले में प्रोडक्ट वाई को हमने एलोकेट किए थे। तो इनको मिला के थी 25,000 की फिक्स कॉस्ट। अब मैं 1 लाख रुपए एडिशनल लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए एडिशनल लगा रहा हूँ, तो 25,000 जो यहाँ लगती थी वो लगती रहेगी। इसके लिए फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ेगी। तो मेरे पास आएगा फिक्स कॉस्ट, अगर किसी भी तरह की कोई इंक्रीज हो रही है तो नील, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो मैं क्या कहूँगा, ये मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, ये मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, इतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। सभी को समझ में आता है? अगर प्रॉफिट में मैं फिक्स कॉस्ट जोड़ दूँ तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करता हूँ तो प्रॉफिट आता है। अगर मैं इसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दूँ तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये कंट्रीब्यूशन जोड़ रहा हूँ, बताओ किसकी सेल्स 20,000 में किसकी सेल्स करूँ मैं? इतना कंट्रीब्यूशन 20,000 का किसका बढ़ाऊँ? प्रोडक्ट एक्स का बढ़ाऊँ, प्रोडक्ट वाई का बढ़ाऊँ या प्रोडक्ट जेड का बढ़ाऊँ? ये 20,000 का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाई पे बढ़ाऊँ, जेड पे बढ़ाऊँ, एक्स पे बढ़ाऊँ, किस पे? तो हम कहेंगे देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस में आ रहा था, ये देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा था आपका? प्रोडक्ट वाई में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट वाई पे ये 20,000 की कंट्रीब्यूशन रिकवर करूँ तो कम सेल करने पे 20,000 की कंट्रीब्यूशन जल्दी रिकवर कर लूँगा मैं। और उसके बाद प्रोडक्ट जेड पे थोड़ी सी ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी उस 20,000 को, सॉरी कौन सा, हाँ इस 10,000 को, ओ सॉरी 20,000 कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अब हम। इस 20,000 के कंट्रीब्यूशन को अगर हम प्रोडक्ट वाई पे लगाएं तो 20,000 रिकवर करने के लिए सेल जो है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन को हमने नंबर 1 दिया। और प्रोडक्ट जेड पे हमें सेल्स एक्स के सॉरी वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा करनी पड़ेगी इस 20,000 की कंट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए। सिमिलरली प्रोडक्ट एक्स पे सबसे ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी इस 20,000 को अचीव करने के लिए। तो आप दिमाग से सोचो भाई, मेरा जब कम सेल में थोड़ा सा सेल करने पे ही 20,000 का अचीव हो जाएगा तो मैं वाई को चूज़ करता हूँ, ये 20,000 कंट्रीब्यूशन वाई का बढ़ाता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ कि 20,000 कंट्रीब्यूशन अगर वाई का इंक्रीज करता हूँ तो मैं कहता हूँ सेल्स वैल्यू ऑफ वाई कितना आएगा? 20,000। ये है कंट्रीब्यूशन, तो वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 15 और वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है? वाई की सेलिंग प्राइस कितनी दी थी हमें? वाई की सेलिंग प्राइस 60। तो ये मेरे पास में सेल्स आ जाएगी 20,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 60, ये आएगी 80,000 की सेल्स। तो मुझे एक्स की सेल वाई की सेल बढ़ानी पड़ेगी 80,000 से। देख लो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्स में एक बात बताओ मेरे को, सेल्स किसकी बढ़ाओगे? आपको 20,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए ताकि इस 10,000 के प्रॉफिट को अचीव कर सको, तो 20,000 का किसी प्रोडक्ट की सेल तो बढ़ानी पड़ेगी, चाहे एक्स की बढ़ाओ, चाहे वाई की बढ़ाओ, चाहे जेड की बढ़ाओ, किसी की सेल्स तो बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने कंट्रीब्यूशन किस में सबसे ज़्यादा है? वाई में, जेड में, एक्स में, वाई में। तो मैं कहता हूँ ये 20,000 रुपया कंट्रीब्यूशन वाई पे लगाते हैं, क्योंकि वाई में 20,000 का कंट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए कम सेल में काम हो जाएगा, थोड़ी सेल में काम हो जाएगा। जेड में वाई से थोड़ी सी ज़्यादा सेल करेंगे तो 20,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, और एक्स में इन दोनों से ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी तब 20,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों में रिस्क ज़्यादा है? वाई में थोड़ी सेल करने पे 20,000 का कंट्रीब्यूशन आराम से अचीव हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वाई की सेल बढ़ाओ। ये 20,000 का कंट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए वाई की सेल बढ़ाओ, तो मैं कहता हूँ कि वाई की सेल 80,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो बाकी हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक हम कवर कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29 एंड ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये हमारे पास था कि कैसे हमने कंट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए किस प्रोडक्ट पे हमने हमारी सेल्स को इंक्रीज़ किया। आई होप इसका जो लॉजिक है वो सभी को समझ में आ गया है। चलो ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ अगर शेयर नहीं की वीडियो तो शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।